फटाफट से यहाँ पर इक्विपमेंट लीजिंग के साथ रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी को जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो केस स्टडी क्या है? A lease is a contractual arrangement where the lessor grants the lessee the right to use an asset such as real estate, equipment, vehicles for a specified period in exchange for a regular payment। तो लीज एक ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है जिसके अंदर एक पार्टी जो कि लेसर होता है वो अपनी एसेट को दूसरी पार्टी को एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए यूज करने के लिए देता है और बदले में उसे एक रेगुलर पेमेंट जो है वो रिसीव होती है। द लीज एग्रीमेंट डिटेल्स द ड्यूरेशन, पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द एसेट यूज, मेंटेनेंस एंड रिटर्न। तो जो लीज एग्रीमेंट होता है उसके अंदर जो लीज की टर्म एंड कंडीशन होती है वो पहले से स्पेसिफाई की होती है कि जो लीज है वो कितने ड्यूरेशन के लिए की गई है, पेमेंट टर्म्स कंडीशंस यहाँ पर क्या रहेगी, एसेट को कैसे यूज किया जाएगा, उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा, रिटर्न कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें। लीजिंग अलाउज इंडिविजुअल और बिजनेस टू एक्सेस एंड यूज हाई वैल्यू ऑफ एसेट विदाउट लार्ज अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ परचेजिंग। ठीक है, लीजिंग का एक बेनिफिट ये होता है कि जो इंडिविजुअल है, बिजनेस है, वो हाई वैल्यू एसेट्स को यूज कर सकते हैं बिना उसको खरीदे। ठीक है, इट ऑल्सो ऑफर पोटेंशियल टैक्स बेनिफिट्स। लीजिंग के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं, जैसे कि जो हमारा लेसी है वो जो भी लीज पेमेंट यहाँ पर करता है उसको एज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस शो कर सकता है और उसको अपनी इनकम में से डिडक्ट कर सकता है, जिससे उसे टैक्स एडवांटेज मिल सकता है। इसी के साथ लीजिंग के अंदर हमारा जो इंडिविजुअल है वो एसेट से जुड़ा जो रिस्क है जैसे कि डेप्रिसिएशन, ऑब्सोलेंस, इसको भी यहाँ पर मिटिगेट कर पाता है, इसे भी जो है रिमूव कर पाता है, क्योंकि ऑनरशिप किसकी होती है, लेसर की होती है। तो ये सारी एडवांटेज हमारी लेसी को जो है वो मिलती है। तो ये हमारी कहती है यहाँ पर केस स्टडी है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर आपने यहाँ पर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेसर इज द पार्टी हु ओन्स द प्रॉपर्टी और एसेट बीइंग लीज्ड। दे आर ऑफन रेफर्ड एज द लैंडलॉर्ड, ओनर और लीजिंग कंपनी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर, लीज इज अ कंसीडर्ड एज। तो देखो, लेसर वो पार्टी होती है जिसके पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप होती है और जनरली लेसर कोई लैंडलॉर्ड होता है, ओनर होता है या फिर लीजिंग कंपनी होती है। अगर हम लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लीजिंग जो है वो क्या होती है, एक ऑपरेशनल डिसीजन होता है, मार्केटिंग डिसीजन होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है या फिर परचेज डिसीजन होता है। तो अगर हम लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो लीजिंग होता है वो कौन सा डिसीजन होता है? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली क्या होता है? देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम डिसीजन लेते हैं कि हम अपनी एसेट्स को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। तो आप देखोगे कि लीज के अंदर जो लेसर है वो अपनी फाइनेंशियल एसेट को, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसे एक तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है, इसीलिए हम इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेसर इज द पार्टी who obtains the right to use the property or asset from the lessor. They are often referred to as tenant or renter. लेसर वो पार्टी होती है जो कि लेसर से एसेट को यूज करने का जो राइट है वो यहाँ पर लेती है। यानी कि लेसी के पास राइट होता है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लेसर की जो एसेट है उसको यूज कर सकता है। और जनरली जो लेसर होता है वो टेनेंट होते हैं या फिर रेंटर होते हैं। तो अगर हम लेसी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो लीज क्या है? लीज एक लीगल डिसीजन है, एक फाइनेंसिंग डिसीजन है या फिर प्रोडक्शन डिसीजन है या फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अगर हम लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लीज कौन सा डिसीजन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हम डिसीजंस लेते हैं कि हम फाइनेंस कहां से अरेंज करेंगे। जैसे लेसी को 5 मशीन की जरूरत थी, मान के चलो 50 लाख रुपए उसका प्राइस है। ठीक है, तो आप देखो ये फंड्स जो लेसी है वो कहां से अरेंज करेगा, उससे रिलेटेड जो डिसीजन लिया जाएगा उसे हम फाइनेंसिंग डिसीजन कहा जाता है। तो लेसी ने डिसीजन क्या लिया कि वो जो है ये 50 लाख रुपए लीजिंग करके यहाँ पर अरेंज करे, यानी कि वो एसेट को लीज पे जो है ले लेगा। तो ये हमारा एक फाइनेंसिंग डिसीजन जो है वो कहलाता है। तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लीज एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, क्योंकि लेसर वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपनी एसेट को एक पर्टिकुलर रिटर्न के लिए। और लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फाइनेंसिंग डिसीजन है, क्योंकि लीज के अंदर जो लेसी है वो फाइनेंस जो है वो अरेंज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन द मेकिंग अ लीजिंग डिसीजन इट इज एसेंशियल टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ लीजिंग एन एसेट विद द कॉस्ट ऑफ। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे एक लीजिंग डिसीजन ले रहे होते हैं कि हमें किसी एसेट को लीज पे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो जो एसेट को लीज करने की जो कॉस्ट है उसको हम किसकी कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं? रेंटिंग द एसेट, अगर हम उस एसेट को रेंट पे लेते हैं उसकी कॉस्ट के साथ, या फिर इंश्योरिंग द एसेट, या फिर ओइंग द सेम एसेट, या फिर सेलिंग द एसेट। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए,
कि लीजिंग डिसीजन के अंदर आप यहाँ पर लीजिंग की जो कॉस्ट है उसको किसकी कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हो? फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दे, इसका आंसर आपको क्या लगेगा? रेंटिंग द एसेट, इंश्योरिंग द एसेट, ओइंग द सेम एसेट, या फिर सेलिंग द एसेट? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, ओइंग द सेम एसेट इज अ करेक्ट आंसर। जैसे एग्जांपल के मान के चलो हमारी जो मशीन्स है उसका जो प्राइस है वो कितना है? 50 लाख रुपए। अगर उस एसेट को आप ओन करते हो तो आपको कॉस्ट आती है 50 लाख रुपए की, और अगर आप उसको लीज पे लेते हो तो आपकी जो कॉस्ट आती है वो 35 लाख रुपीज की आती है। ठीक है, तो आप इनको आपस में कंपेयर करोगे। अब क्योंकि लीजिंग की जो कॉस्ट है वो कम आ रही है, तो आप क्या करोगे? आप बेसिकली यहाँ पर लीजिंग का जो डिसीजन है वो ले लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पीरियोडिक पेमेंट मेड टू यूज एन एसेट अंडर अ लीज एग्रीमेंट इज रेफर्ड है। तो लीज एग्रीमेंट के अंदर लेसी जो रेगुलर पेमेंट लेसर को करता है उस रेगुलर पेमेंट को हम क्या कहेंगे? वो है हमारा लीज रेंटल। तो यहाँ पर हमारा लीज रेंटल जो है वो करेक्ट आंसर है। क्या रहेगा? लीज रेंटल इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज द एडवांटेज ऑफ लीजिंग फॉर लेसी? अगर हम यहाँ पर बात करें लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लीजिंग का यहाँ पर क्या क्या एडवांटेजेस जो है वो लेसी को मिलते हैं? पहला देखो, द बोर्विंग कैपेसिटी इज नॉट रिड्यूस। तो लेसी की जो बोर्विंग कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस नहीं होती, तो बिल्कुल ये एडवांटेज मिलता है। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? तो देखो, हमारा जो लेसी है, मान के चलो 1% की अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले, तो अगर वो मशीन खरीदता, ठीक है, तो उसे 50 लाख रुपए का कहां से लोन लेना पड़ता? बैंक से या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो कि एक डेट माना जाता, और जिससे उसकी फर्दर बोर्विंग करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसने पहले ही 50 लाख रुपए का लोन जो है वो लिया हुआ है। ठीक है, पर क्योंकि अब उसने लीजिंग कर लिया, तो लीजिंग को एज अ डेट हम शो नहीं करते हैं, जिससे जो बोर्विंग कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस नहीं होती है, वो उतनी की उतनी ही रहती है। ओके, उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ फुल फाइनेंस। अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो क्या आपको फुल फाइनेंस मिल जाता है? नहीं मिलता है। बैंक एक मार्जिन जो है वो रखता है, चाहे 20% हो, 10% हो, पर लीजिंग के केस में कोई मार्जिन नहीं होता, आपको फुल फाइनेंस जो है वो मिल जाता है। यानी कि 50 लाख की मशीन है तो आपको 50 लाख रुपए पूरा मिल जाएगा। उसके बाद अवॉइडिंग रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है जब आपकी जो मशीन है वो काम की नहीं रहती। जैसे मान के चलो कोई मशीन थी, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब वो मशीन किसी काम की रही ही नहीं है, यानी कि आप उसका यूज कर ही नहीं सकते हो, तो वो ऑब्सोलेंस हो जाता है। तो इसको भी हम अवॉइड कर पाते हैं, क्योंकि मशीन के ऊपर ओनरशिप किसकी होती है? लेसर की होती है। तो अगर मशीन ऑब्सोलीट भी हो जाती है तो लॉस लेसर को होता है, लेसी को नहीं होता है। उसके बाद रेगुलर फिक्स इनकम, जो यहाँ पर फिक्स इनकम है वो यहाँ पर मिलती है। तो ये जो एडवांटेज है वो लेसी को नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो एडवांटेज है वो लेसर का है, क्योंकि इनकम लेसी को रिसीव नहीं होती है, लेसर को रिसीव होता है। उसके बाद है टैक्स एडवांटेज। तो ये हमारा बेनिफिट होता है, क्योंकि लेसी जो भी लीज रेंटल पे करता है, लीज पेमेंट्स करता है, उसके ऊपर उसको टैक्स एडवांटेज जो है वो मिल जाता है। तो कौन कौन से यहाँ पर एडवांटेज मिलेंगे लेसी को? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है।